हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल रहा है, आज जो हम अब क्लास लेकर आए हैं, आज हम यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पर आज हम सॉल्व करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ में पार्टिसिपेट करना है और आपको आंसर करते चलनी है। अब तक तो इस प्रेजेंट क्वेश्चन का आंसर आपने कर लिया होगा। यह एक मैगज़िम है और इस मैगज़िम का क्या मीनिंग होगा? तो बहुत सिंपल है इसका आंसर, मीटिंग ऑफ माइंड। जब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हाथ के हाथ हम उसको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। तो अगर हम प्रेजेंट क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 13 जो है, जो कि यहाँ इस संबंध में कंसेंट के बारे में बात करता है, जिसका एक सिंपल फॉर्मूला है सेम थिंग इन सेम सेंस। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि ए है, उसके पास में 2 कार हैं। अब यहाँ पर वो अपनी एक कार बी को बेचने की बात करता है। एक्स वाली कार वह बी को बेचने को तय होता है 3 लाख रुपए में। अगर यहाँ पर अब जो बी है वो भी यहाँ पर उस एक्स कार को ही खरीदने के लिए राजी हुआ है, तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि दोनों पार्टीज सेम थिंग इन सेम सेंस में राजी हुए हैं। दोनों पार्टीज यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड रखे हुए हैं और यहाँ दोनों पार्टीज की कंसेंट पाई जाएगी। और जो प्रेजेंट मैगज़िम है वो रिलेट करती है, वो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है मीटिंग ऑफ माइंड, रिलेटेड सेक्शन 13 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत सिंपल एमसीक्यूज यहाँ पे रखे हैं। यस, कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ परिभाषित किया गया है, कहाँ डिफाइन किया गया है? यस, अभी तक आपने इसका आंसर भी कर दिया होगा और इसका सही आंसर है सेक्शन 2 के सबसेक्शन H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। हम एक बार अपने बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन 2 के सबसेक्शन A की, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर ऑफ़र को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 के सबसेक्शन B की, तो वहाँ इस संबंध में एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 के सबसेक्शन D के अंतर्गत कंसीडरेशन को डिफाइन करा गया है। और प्रेजेंट जो क्वेश्चन था कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन H में डिफाइन किया गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर इज अ। इस तरह का एग्रीमेंट क्या कहा जाएगा? तो बिल्कुल आंसर करेक्ट है। इस तरह का एग्रीमेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। और अगर मैं इस वाले पॉइंट को और अगर एक्सप्लेन करूं तो बहुत सिंपल इसका एक एग्जाम्पल बनता है। जैसे कि ए है और वो यहाँ पर एक मास्टर की पोजीशन में है, बी यहाँ पर उसके सर्वेंट की पोजीशन में है। यहाँ पर सर्वेंट के पास में एक साइकिल है जिसकी कीमत 2000 रुपये की है। यहाँ पर यह मास्टर डोमिनेट पोजीशन में है। यहाँ पर यह मास्टर इस साइकिल को 200 रुपये में खरीदना चाहता है। यहाँ पर अगर ऐसा एग्रीमेंट ए और बी के बीच में होता है, अगर यहाँ पर बी अपनी सहमति इस संबंध में देता है, तो यहाँ पर इस प्रकार की जो सहमति है क्या वो फ्री कंसेंट पर बेस है? ये बता दीजिए। ऑफकोर्सली नॉट। क्यों? क्योंकि वो अनडू इन्फ्लुएंस के ऊपर बेस मानी जाएगी, अनडू इन्फ्लुएंस से इफेक्टेड होगी। तब ऐसे में जो एग्रीमेंट यहाँ पर बिटवीन ए और बी होगा वो किस प्रकार का एग्रीमेंट माना जाएगा? वो यहाँ पर वॉइडेबल माना जाएगा, एट द ऑप्शन ऑफ बी माना जाएगा। मतलब मेरा समझाने का यह तात्पर्य था आपको इसे कि यह वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि जहाँ पार्टीज की कंसेंट फ्री कंसेंट के रूप में प्राप्त नहीं की गई है, वहाँ पर जिस पार्टी की सहमति फ्री कंसेंट के रूप में प्राप्त नहीं की गई है, उस पार्टी के बिहाफ पर इस प्रकार का यह जो एग्जाम्पल है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का माना जाएगा।
चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, जो व्यक्ति प्रपोजल बनाता है उसे क्या कहा जाएगा, आंसर कर दीजिए। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आज जब मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज रखे हैं, बहुत सिंपल रखे हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल रखे हैं। कोई व्यक्ति जो प्रपोजल बनाता है उसे प्रोमिजर कहा जाता है, और जिस व्यक्ति के लिए प्रपोजल बनाया जाता है उसे प्रोमिजी कहा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन है, मैं आपके सामने उस क्वेश्चन को फॉर्मेट करूंगी, आप मुझे आंसर करिएगा। हमने उसके रिगार्डिंग ऑप्शन भी रखे हुए हैं। यस, यहाँ पर जो ए है उसके पास एक कार है। यहाँ पर ए यह ऑफर बनाता है बी से कि वो अपनी कार बी को 2 लाख या फिर 3 लाख में बेचना चाहता है। क्या बी खरीदने को तैयार है? अब प्रेजेंट क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया है कि यहाँ पर इस प्रकार से जो ए ने ऑफर बनाया है वो किस प्रकार के ऑफर की कैटेगरी में जाएगा। तो आपने अगर कल की रिवीजन क्लास हमारी करी होगी, यूनिट फर्स्ट की हमने कंप्लीट करवाई थी कल, तो आपको इसका आंसर बेहद बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि यह एक अनसर्टेन ऑफर है, क्योंकि ऑफर का एक मेन एसेंशियल यह भी होता है कि जब भी ऑफर बनाया जाए तो वो ऑफर हमेशा से ही सर्टेन होना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट एग्जाम्पल में क्या है, प्रेजेंट एग्जाम्पल में वो कह रहा है ऑफर या तो 2 लाख में या 3 लाख में अपनी कार बेचना चाहता है, तो यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए ये ऑफर अनसर्टेन ऑफर है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर कर दीजिए। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है वो क्या कहलाएगा? ऑफ कोर्सली वह वॉइड कहलाएगा। अगर मैं सिंपल बात करूं, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वो अपने आप में ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में जाता है। अभी इससे पहले हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अभी हम रीड करके चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इसका मैंने आपके सामने कोई ऑप्शन जानबूझ के नहीं रखे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप इसका डायरेक्टली आंसर मुझे बता दीजिए। बहुत सिंपल पूछा गया है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो जाता है? तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर उस टाइम पे कंप्लीट हो जाता है जिस टाइम पर इस ऑफर की जानकारी ऑफरी को मिलती है। जिस टाइम पर इस ऑफर की जानकारी एक्सेप्टर को मिलती है उसी टाइम पर ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल्स इन अ शोरूम इंडिकेट देयर प्राइस अमाउंट टू, हम उसे क्या कहेंगे? तो बिल्कुल आपने अब तक सही आंसर दे दिया है, उसे हम इनविटेशन टू ऑफर से रिलेट करते हैं। बाकी के जो इसमें ऑप्शन में दे रखे गए हैं टाइप्स ऑफ ऑफर में काउंटर और क्रॉस ऑफर, हम एक बार उनको भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। अगर हम काउंटर ऑफर की बात करें तो इसका बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं आपको। ए ने बी से कहा कि ए बी को अपना डीवीडी प्लेयर बेचना चाहता है। ए ने कहा कि वो बी को अपना डीवीडी प्लेयर 5,000 रुपये में बेचना चाहता है। बी ने अपनी एक्सेप्टेशन देते समय कहा कि वो इसे सिर्फ 3,500 में खरीदना चाहता है। अब यहाँ पर बी का ऐसे कहते ही जो ए का ओरिजिनल ऑफर था वो रिजेक्ट कर गया, और अब यहाँ पर इसी को हम इस संबंध में काउंटर ऑफर के रूप में जानते हैं। एक बात यह भी देख लें, क्रॉस ऑफर क्या होता है। हम पूरा डिटेलिंग में इससे रिलेटेड क्लासेस करवा चुके हैं। अभी एक क्लास तो कल ही हमने करवा के चुके हैं, यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड रिवीजन क्लास हमारी हुई है। इसमें ए ने ऑफर बनाया बी को कि वो अपनी कार बी को बेचना चाहता है 3 लाख रुपए में। बी ने भी उसी वक्त, जिस वक्त ए ने ऑफर बनाया था उसी वक्त पे बी ने ऑफर बनाया था। क्या ए अपनी कार बेचना चाहता है? तो दोनों ने जिस वक्त ऑफर बनाया है उस टाइम पे दोनों ही नहीं जानते इस बारे में कि सामने वाला भी उनके लिए ऑफर बना रहा है। इन द इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर, ये आपको वहाँ पर डिटेलिंग में पूरा मिल जाएगा। तब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इस प्रकार के ऑफर को क्रॉस कर गए। दोनों ऑफर बनाए जा रहे हैं, दोनों क्रॉस कर गए, हम इसे क्रॉस ऑफर कहेंगे, और क्रॉस ऑफर बाउंडिंग नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं अगले। ये भी हम आपको फॉर्मेट करेंगे, आप बताइएगा। ए ने एक लेटर बी को लिखा। बी के पास में एक प्रॉपर्टी है, बी उस प्रॉपर्टी का ओनर है। यहाँ पर ए ने लेटर के माध्यम से बी से क्वेश्चन करा कि इस प्रॉपर्टी का लोएस्ट प्राइस कितना है, पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन, क्या बी इस प्रॉपर्टी को बेचने को तैयार है? यहाँ पर बी के द्वारा केवल फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर करा गया। बी के द्वारा यह कहा गया कि इस प्रॉपर्टी का जो लोएस्ट प्राइस है वो 900 पाउंड्स है। उसने इस बात का कोई आंसर नहीं करा कि वो इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता। उसने केवल लोएस्ट प्राइस से रिलेटेड ही अपना उसने आंसर यहाँ बताया है इसमें। अब तक तो आपको याद आ चुका होगा, यह लीडिंग केस है, हार्वे वर्सेस फेसी का लीडिंग केस है यहाँ पर। ये यस, प्रॉपर्टी का नाम था बम्पर हॉल पेन, उससे रिलेटेड केस है ये जी। अब यहाँ पर क्या हुआ इस केस में, फिर इस क्वेश्चन में आगे क्या हुआ, अब यहाँ पर जो बी था उसने अपनी ये प्रॉपर्टी सी को बेच दी है। यहाँ पर जो ए था, यस मैं अब फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ क्वेश्चन आपको। यस, यहाँ पर ए के द्वारा एक लेटर बनाया गया बी के लिए। उसने यहाँ पर यह पूछा ए ने बी से कि उस प्रॉपर्टी का लोएस्ट प्राइस कितना है, क्या बी उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है। यहाँ पर बी ने उस लेटर के रेस्पॉन्स में यह जवाब दिया कि उस प्रॉपर्टी का लोएस्ट प्राइस 900 पाउंड्स है, और उसने सेकंड क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं करा है। यहाँ पर ए के द्वारा यह कहा गया कि वो इस प्रॉपर्टी को खरीदने को तैयार है, पर ए को आगे जाकर यह पता चला कि बी ने इस प्रॉपर्टी को तो सी को सेल कर दिया है। अब यहाँ पर ए के द्वारा बी के अगेंस्ट सूट फाइल करा गया कि बी के द्वारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, लेकिन असलियत में तो डिसाइड यह करा गया कि कभी यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में अराइज ही नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन में जो यहाँ पर यह बी है उसने केवल लोएस्ट प्राइस बताया था। उसने यह बताया ही नहीं था कि वो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता है। आई थिंक आंसर तो मैंने ही कर दिया आपके लिए, यस, क्योंकि क्वेश्चन था वो और मैं केस बताते समय आंसर भी कर चुकी हूँ आपके सामने। आंसर क्या होगा अब तक आपको पता है कि इसमें जो बी है वो सेल करने के लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हुआ ही नहीं था इसलिए। चलिए बताइए क्या क्वेश्चन है, आराम से रीड करिए। मैंने यह पूछा है, इसमें से आपके सामने 4 ऑप्शन है, यह बताइए इसमें से सही नहीं है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो अभी हम जान कर चुके थे कि ऑफर को डिफाइन करा गया था सेक्शन 2 के सबसेक्शन ए में, ये सही है। एक्सेप्टेंस डिफाइन करा गया था सेक्शन 2 के सबसेक्शन बी में, यह भी सही है। कंसिडरेशन सेक्शन 2 के सबसेक्शन डी में डिफाइन करा गया है, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट है यहाँ पर। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और आ चुका है आपके सामने और उसके रिलेटेड फिर ये क्वेश्चन आपको बनेंगे। पहले इसको समझिए क्या है ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ए के द्वारा एक लेटर बनाया गया 1 जनवरी 2000 को बी के लिए कि ए अपनी कार 2 लाख रुपए में बी को बेचना चाहता है। यह लेटर बी को मिला है 3 जनवरी को। बी को यह ऑफर इतना अच्छा लगा कि बी ने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर 5 जनवरी को पोस्ट कर दिया कि वो इस कार को खरीदने को तैयार है। यह एक्सेप्टेंस का लेटर ए को 7 जनवरी को मिला है। आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि इस प्रेजेंट क्वेश्चन के अनुसार कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कौन सी तारीख को कंप्लीट हुआ है। आपका आंसर क्या होगा बताइए। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कौन सी तारीख को कंप्लीट हुआ है, ये आपको मुझे आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। यस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कौन सी तारीख को कंप्लीट हुआ है आप मुझे बताएंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 2 तरीके से कंप्लीट होता है, अगेंस्ट ऑफरर और अगेंस्ट एक्सेप्टर। मैंने अभी प्रेजेंट में पूछा है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर कौन सी तारीख को कंप्लीट हुआ है। देख लीजिए आपके सामने प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। पूछा क्या गया है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर कब कंप्लीट हुआ है। देख लीजिए अच्छी तरह से क्वेश्चन, अब तक आपने आंसर कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर कौन सी तारीख को कंप्लीट हुआ है। यस, आपको इन तीनों के मुझे बारे में बताना है आंसर करके। इसी के साथ मेरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। यस, और आई थिंक अब तक तो आपने आंसर
नोट डाउन कर लिए होंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिए होंगे अब तक आपने आंसर। हम अब इसके आंसर आपको बता देते हैं कि जब ए के द्वारा लेटर और अपने आंसर आप चेक करिएगा कि आपने सही करे हैं कि नहीं। जब ए के द्वारा अपना लेटर बी को पोस्ट किया गया था ऑफर का, और वो बी की जानकारी में 3 तारीख को आया है, तो जिस दिन बी की जानकारी में ऑफर आया है उस दिन यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाता है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर किस दिन कंप्लीट हुआ है? 3 जनवरी को कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर बी के द्वारा 5 जनवरी को अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर 5 जनवरी को कंप्लीट हो जाता है, और 7 जनवरी को यह लेटर ए को रिसीव हो चुका है, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी अगेंस्ट बी 7 जनवरी को कंप्लीट हो जाता है। अपने आंसर आप रीचेक कर लीजिएगा। अपने आंसर आप रीचेक कर लीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये क्लास आज की कैसी लगी है। चलिए फिर ठीक है, इसी के साथ अपनी आज की हम क्लास कंप्लीट करते हैं।